बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, कायदे आज़म का पाकिस्तान सबका पाकिस्तान था, एक ख्वाब जो कुर्बानियों से ताबीर हुआ मगर आज़ादी के बाद हर दौर में वादे हुए और अधूरे रह गए। ताकत की सियासत ने जमहूरियत को कमज़ोर किया और ख्वाब का रुख बदल दिया। 15 अगस्त आज़ादी का पहला दिन, एक नए सफ़र का आगाज़। 60 की दिहाई में तरक्की की दौड़, मजबूत मईशत, रोशन उम्मीदें, लेकिन वक्त के साथ इक़्तिदार की खींचातानी और कमज़ोर फैसलों ने रफ्तार तोड़ दी। आज इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि नई नस्ल अपने आबाओ अजदाद के ख्वाब, कुर्बानियों और पाकिस्तान के सियासी और मुआशी उतार चढ़ाव को समझे, ताकि ये सफ़र सिर्फ तारीख की किताबों में न रह जाए बल्कि हमारे मुस्तकबिल की समत तय करे। इस कहानी का आगाज़ होता है पंजाब और बंगाल की तकसीम से। उस तकसीम के जिम्मेदार बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, वो तो एक मुत्तहिदा पंजाब और मुत्तहिदा बंगाल के हामी थे। पहली बार 30 अप्रैल 1947 को हिंदुस्तान की दस्तूर साज असम्बली के सदर राजेंद्र प्रसाद ने यह मुतालिबा किया कि पंजाब और बंगाल को तकसीम कर दिया जाए। यह मुतालिबा महज इंतजामी नहीं था बल्कि यह एक सियासी चाल थी। कायदे आज़म ने 4 मई 1947 को दिल्ली से एक तफसीली बयान जारी किया जिसमें इस मुतालिबे की सख्त मुखालिफत की गई। यह बयान आज भी तारीखी रिकॉर्ड पर मौजूद है। उसमें कायद ने यह वाज़ेह किया कि ऐसी तकसीम न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि उससे खित्ते के अमन और मुआशी तवाजुन पर तबाह कुन असरात पड़ेंगे। 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक बंगाल की कुल आबादी 6 करोड़ थी, मुसलमान 3 करोड़ 30 लाख यानी 54%, गैर मुस्लिम 46%। ये 46% कायदे आज़म के मुजव्वज़ा पाकिस्तान में शामिल होते। पंजाब की कुल आबादी 3 करोड़ 40 लाख थी, मुसलमान 53.2%, हिंदू, सिख और दीगर गैर मुस्लिम तकरीबन 47% थे, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होते। यानी कायदे आज़म का पाकिस्तान एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत जरूर होता मगर उसमें गैर मुस्लिम आबादी का तनासुब खासा बड़ा था। इसीलिए कायद के मंसूबे में आबादी का तबादला शामिल नहीं था। बंगाल और पंजाब के अलावा सिंध की आबादी 48.5 लाख थी जिसमें गैर मुस्लिम 28% थे। सूबा सरहद की मुस्लिम आबादी 97% थी मगर उस सूबे में सियासत का मंजरनामा दूसरे सूबों से मुख्तलिफ था। कायदे आज़म जानते थे कि एक नए मुल्क की तामीर सिर्फ जमीन के टुकड़ों से नहीं होती, उसके लिए मसावात, रवादारी और सियासी व मुआशी हुकूक की जमानत जरूरी है। लेकिन कांग्रेस ने एक और खेल खेला। पंजाब और बंगाल की तकसीम का मुतालिबा महज फिरका वाराना बुनियादों पर नहीं था, यह पाकिस्तान को जोग्राफियाई और मुआशी लिहाज से कमजोर करने की हिकमत अमली थी। इसीलिए बाद में कायदे आज़म ने पाकिस्तान को कटा फटा, मस्ख शुदा और दीमक ज़दा कहा। और फिर क़याम पाकिस्तान से महज 4 दिन पहले 10 अगस्त 1947 की सुबह 10 बजे कराची के असेंबली चैम्बर्स में दस्तूर साज असेंबली का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। ये वो लम्हा था जब एक नए निज़ाम हुकूमत की बुनियाद रखी गई। फजा में आज़ादी की खुशबू भी थी और आने वाले दिनों के बड़े फैसलों का बोझ भी। लियाकत अली खान जो उस वक्त अबूरी हुकूमत के सरबराह थे खड़े हुए और असेंबली के अबूरी सदर का नाम पेश किया, जोगिंदर नाथ मंडल, एक गैर मुस्लिम रहनुमा जो पाकिस्तान के क़याम में फ़ाल किरदार अदा कर चुके थे। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने फ़ौरन उस तजवीज़ की तायद की। यूं जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली के अव्वलीन सरबराह बन गए। अगला दिन 11 अगस्त 1947, तारीख का वो लम्हा जब इस असेंबली ने अपने बाकायदा सदर का इंतखाब करना था। कागजात नामजदगी जमा हुए, 7 अरकान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम पेश किया। कोई मुकाबिल उम्मीदवार नहीं था, यानी कायद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब नश्तर कायद को लेकर डाइस तक आए। जब वो सदर की कुर्सी पर बैठे, ऐवान तालियों से गूंज उठा। यह महज एक नशिस्त नहीं थी, ये एक अहद का आगाज था। फिर तहनीयती तकारीर का सिलसिला शुरू हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ करण शंकर राय खड़े हुए। उनके अल्फाज आज भी तारीख का हिस्सा हैं कि जनाब आली, मैं साफ गोई से इस ऐवान में कांग्रेस की पॉलिसी बयान करूंगा। हम हिंदुस्तान, पंजाब और बंगाल की तकसीम पर खुश नहीं हैं, लेकिन चूंकि ये मुआहिदा 2 बड़ी जमातों के इत्तफाक से हुआ है, हम इसे तस्लीम करते हैं। हम पाकिस्तान की शहरियत को पूरी जिम्मेदारी से कबूल करते हैं। जनाब आली, आप मुसलमानों के अजीम रहनुमा रहें। अब वक्त है कि आप इस रियासत की क़यादत संभालें जिसमें हिंदू, मुसलमान और दीगर गिरोह शामिल हैं। अगर आपका पाकिस्तान एक सेकुलर जमहूरी रियासत है जहां हर शहरी को ज़ात, पात और अकीदे से बालातर होकर बराबर समझा जाए तो हम आपसे मुकम्मल ताउन करेंगे। ऐवान में एक लम्हे को सकूत छा गया। यह एक खुली और वाज़ेह अपील थी।
قائد اعظم نے جواب میں وہ الفاظ کہے جو آنے والی نسلوں کے لیے رہنما اصول بن گئے. یہی وہ تقریر ہے جس کی یاد میں 11 اگست کو اقلیتوں کا قومی دن منایا جاتا ہے. قائد نے یہ بھی واضح کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے, مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے, یعنی مذہبی لحاظ سے نہیں بلکہ ایک سیاسی معنویت کے اعتبار سے, ایک ہی ریاست کے برابر شہری کی حیثیت سے. اس دن اس ایوان نے صرف ایک صدر نہیں چنا تھا, اس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا اور سب سے اہم اعلان سن لیا تھا. قائد اعظم ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جہاں مساوات, رواداری اور سب کے لیے برابر حقوق ہوں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے حصے میں آنے والے علاقے تعلیمی, سماجی اور معاشرتی اعتبار سے خاصے پسماندہ تھے. یہ ایک نوزائیدہ ملک تھا, کمزور ڈھانچے, محدود وسائل اور غیر مستحکم سیاسی روایت کے ساتھ. مسلم لیگ کی عوامی تنظیم اور رابطوں کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں تھی. تحریک پاکستان میں کارکن تو بے شمار تھے مگر قیادت کے لیے بڑے نام گنے چنے ہی ملتے تھے. پاکستان بننے کے صرف ایک ہفتے بعد ہی اس وقت سیاسی افراتفری نے سر اٹھا لیا جب صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت برطرف کر دی گئی. یہ ابتدا تھی جس کے بعد سیاسی عدم استحکام بڑھتا گیا. اس وقت پاکستان بنیادی طور پہ ایک زرعی معیشت رکھتا تھا. مغربی پاکستان کی آبادی 3.5 کروڑ اور خواندگی کی شرح محض 10% تھی. ملکی معیشت میں زراعت کا حصہ 53% تھا جبکہ صنعتی شعبہ نہ ہونے کے برابر تھا. ابتدائی برسوں میں حکومت نے مقامی صنعتی بنیاد کو مضبوط کرنے کی پالیسی اپنائی تاکہ درآمدات پر انحصار کم ہو. 1951 میں کولمبو پلان کی آمد اور کوریا کی جنگ نے تجارت کو سہارا دیا. پاکستان تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں شمار ہونے لگا. ایوب خان کے دور میں درآمدات کے لائسنس اور برآمدات پر بونس واؤچر جاری ہوئے. اس سے چند مخصوص طبقوں کو معاشی اجارہ داری ملی. بیج, کھاد اور مشینی زراعت کے استعمال سے زرعی پیداوار سالانہ 7.7% بڑھنے لگی. مگر متوازی طور پر ایک مسئلہ بھی بڑھ رہا تھا. یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان معاشی فرق کا تھا. 60 کی دہائی میں امریکی امداد ملنا شروع ہوئی. مینوفیکچرنگ کا شعبہ 16% سالانہ کی رفتار سے ترقی کر رہا تھا. لیکن یہ ترقی زیادہ تر غیر ملکی امداد اور سبز انقلاب کے اثرات پر کھڑی تھی. ستمبر 1965 کی جنگ نے معاشی ترقی کے اس سفر کو روک دیا. پھر 1971 میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے انڈیا کو سازشوں کا موقع ملا اور یوں ملک دو لخت ہو گیا. چنانچہ پٹسن کی برآمد ختم ہوئی. بعد میں صنعتوں کو قومیانے کی پالیسی نے سرمایہ کاروں کا اعتماد مجروح کیا. 80 کی دہائی میں افغان جنگ نے ڈالرز کی شکل میں وقتی سہارا دیا. لیکن ضیاء الحق کے دور میں داخلی قرضے 58 ارب سے بڑھ کے 521 ارب روپے ہو گئے. قرضوں کا بوجھ مجموعی قومی پیداوار کے 77% تک پہنچ گیا. قرضوں کی واپسی کے دباؤ نے تعلیم اور صحت کے بجٹ کو کاٹ ڈالا اور انسانی ترقی کہیں پیچھے رہ گئی. 90 کی دہائی کے جمہوری دور میں قرضوں کا بحران, افراط زر, بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا. پھر 2008 آیا. معیشت کا حجم 191 ارب ڈالر تھا. 2013 میں یہ 260 ارب ڈالر ہوا اور نواز شریف کی حکومت کے آخری سال یعنی 2018 تک یہ 356 ارب ڈالر تک جا پہنچا. پاکستان کی معاشی کہانی اعداد و شمار سے زیادہ ایک تسلسل کی کہانی ہے. کبھی تیز دوڑتی, کبھی رک جاتی, کبھی پلٹ جاتی, لیکن ہمیشہ ایک سوال کے ساتھ کہ کیا ہم نے وہ معاشی بنیاد ڈالی جو قائد اعظم کے خواب کو سہارا دے سکے. یہ پاکستان کی معیشت کی ایک تصویر تھی مگر ملک کی تقدیر صرف کارخانوں اور کھیتوں سے نہیں سنورتی. سیاست وہ دھاگا ہے جو معیشت کو استحکام یا عدم استحکام میں باندھتا ہے. پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا موڑ آیا جب شہید ملت لیاقت علی خان کی شہادت نے ملکی تاریخ کا رخ بدل دیا. وہی لمحہ تھا جب امیدوں سے بھری قیادت کا سورج اچانک غروب ہوا. لیاقت علی خان کے بعد خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے. ادھر انڈین ریلوے میں اسسٹنٹ آرڈر آفیسر کے طور پہ عملی زندگی شروع کرنے والے غلام محمد پاکستان کے گورنر جنرل بن گئے. یہ حکومت زیادہ دن نہیں چل سکی. 17 اپریل 1953 کو پنجاب میں فسادات اور مصنوعی قحط کے الزامات پر اسے برطرف کر دیا گیا. اس کے بعد اپریل 1953 سے اکتوبر 1958 تک بنتی ٹوٹتی حکومتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا. یہ ایک ایسا جمہوری ڈھانچہ تھا جس میں سیاستدان خود جمہوری رویوں کو کمزور کر رہے تھے اور افسر شاہی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی. طاقت کا اصل سرچشمہ گورنر جنرل سکندر مرزا تھے. محمد علی بوگرا کو اختیارات محدود کرنے کے جرم میں ہٹا دیا گیا. حسین شہید سہروردی جو مقبول عوامی رہنما بن سکتے تھے امریکہ کو فوجی اڈا دینے کے مصنوعی تنازع کے آڑ میں فارغ کر دیے گئے. آئے چندریگر کو انتخابی اصلاحات کے مطالبے پر تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا. فیروز خان نون سکندر مرزا کے صدارتی عزائم کے سامنے دیوار بنے اور ہٹا دیے گئے. یہ سیاسی عدم استحکام
फौजी इक़्तिदार के लिए रास्ता हमवार करता गया और फिर 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान बरसरे इक़्तिदार आए। अयूब खान ने अहद किया कि वो पाकिस्तान को जिन्ना के विजन के मुताबिक चलाएंगे। उनके नजदीक ये विजन सनती तरक्की, एक ऐसा सियासी निजाम जो मुल्की हकाइक से करीब हो और जिस पर सबकी नजर हो, मुस्लिम मॉडर्निज्म, तालीम का फरोग और आजाद मईशत के ऊपर मबनी ये मॉडल था। अयूब दौर के इब्तदाई 6 साल के दौरान पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार गैर मामूली रही। शरह नमू 6% तक पहुंची और पैदावारी तरक्की 8.5% से भी जायद हो गई। जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर बीज और खाद के इस्तेमाल से ज़रई शोबे में सब्ज इनकलाब आया, लेकिन ये खुशहाली ज्यादा देर नहीं ठहरी। 1965 की जंग ने मईशत को पटरी से उतार दिया। दूसरी जानिब सितंबर 1965 की जंग के दौरान अमरीकी रवैये ने सदर अयूब को यह एहसास दिलाया कि वाशिंगटन के साथ हमेशा यकसा नहीं रहता। दिहाई के इख्तिताम तक अयूब खान के खिलाफ एक मुल्कगीर और पुरतशद्दुद तहरीक ने जन्म लिया। दाएं बाजू की जमातें अयूब खान की सेकुलर हुकूमत का खात्मा चाहती थीं और बाएं बाजू की जमातें सोशलिस्ट निजाम का कयाम चाहती थीं। दोनों एक नुक्ते पर यकजा हुए और कहा कि अयूब खान को जाना होगा। मार्च 1969 में अयूब खान ने इस्तीफा दे दिया और इक़्तिदार जनरल याहिया खान के हवाले कर दिया गया। जनरल याहिया खान ने ऐलान किया कि पाकिस्तान एक पार्लिमानी जमहूरियत बनेगा। उन्होंने 1962 का आइन मुअत्तल करके नए आइन की तैयारी शुरू की और बालिग राय दही की बुनियाद पर पहला आम इंतखाब कराने का वादा किया। पाकिस्तान की तारीख के पहले आम इंतखाबात एक नए दौर का वादा लेकर आए। मशरकी पाकिस्तान में बंगाली कौम परस्त जमात अवामी लीग ने वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली। उधर मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अवामी हिमायत पसंद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभरी। यही वो लम्हा था जब इक़्तिदार की मुंतकली का फैसला पाकिस्तान के इत्तेहाद या तकसीम का तयन करने वाला बन गया। सियासी उतार चढ़ाव और बहरानों के बाद हुकूमत और अपोजिशन जमातों की मुश्तरका मुशावरत से पाकिस्तान का पहला मुतफ़िक़ा आइन तश्कील पाया, 1973 का आइन, जो आज भी नाफिज है। पार्लिमानी जमहूरियत, वफाकियत और बुनियादी हुकूक की जमानत करार पाया। हकीकत तो यह है कि आइन साजी में होने वाली ताखीर ने भी वतन अजीज को बारहा जमहूरियत की पटरी से उतारने में अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान में पहला दस्तूर 1956 में मंजूर हुआ, मगर उस पर असेंबली के 80 में से 21 अरकान के दस्तखत नहीं थे। दूसरा दस्तूर 1962 में मंजूर हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अमरीका मुखालिफ रहनुमा तस्वुर किया जाता है, मगर यह पूरा सच नहीं। हकीकत तो यह है कि उन्होंने अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन को यह यकीन दहानी करवाई थी कि उनके बारे में अमरीका मुखालिफ होने का तासुर गलत है। निक्सन और किसिंजर दोनों ये समझते थे कि भुट्टो की हुकूमत पाकिस्तानी तारीख में महज एक आर्जी पड़ाव है। ये समझना कि किसिंजर ने भुट्टो साहब को 1976 में एटमी प्रोग्राम पर खौफनाक मिसाल बनाने की धमकी दी थी, महज एक फिक्शन है। कहा जाता है कि यह कहानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 1994 में अमरीकी टीवी चैनल NBC को इंटरव्यू देते हुए तख्लीक की थी। 10 जून 1977 को भुट्टो साहब ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए महज ये कहा था कि सितंबर 1976 में किसिंजर ने उन्हें आइंदा अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की मुमकिना कामयाबी की सूरत में शदीद मुश्किलात पेश आने से खबरदार किया था। भुट्टो साहब ने सोवियत यूनियन और अमेरिका के गलबे को चैलेंज करने के लिए एक तीसरा ब्लॉक बनाने का इरादा भी किया, जो मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद से कायम होना था। उसी मकसद के तहत 1974 में लाहौर में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक के रियासती और हुकूमती सरबराहान शरीक हुए। लेकिन 1977 में भुट्टो की हुकूमत भी बरतरफ कर दी गई और जनरल ज़ियाउल हक इक़्तिदार में आ गए। उन्होंने 3 माह में इंतखाबात करवाने का वादा किया, जो वफा नहीं हुआ। 31 दिसंबर 1985 को 8 साला मार्शल लॉ खत्म हो गया, मगर 8वीं तरमीम के बाद दस्तूर का पार्लिमानी तशख़्ख़ुस मसख़ कर दिया गया। ज़ियाउल हक ने खुद ऐलान किया कि यह इंतकाल इक़्तिदार नहीं बल्कि इश्तराक इक़्तिदार है। उसी दौरान 1985 के गैर जमाती इंतखाबात ने सियासी ढांचे की बुनियादें कमजोर कर दी। उन इंतखाबात के नतीजे में मोहम्मद खान जुनेजो हुकूमत में आए, मगर उनको भी जल्द ही इक़्तिदार से रुखसत कर दिया गया। हकीकत तो यह है कि जब उम्मीदवार को सियासी वाबस्तगी रखने की इजाजत ना हो तो वो कौमी मामलात पर वाज़ेह मौक़िफ़ कैसे इख्तियार करते? यही वो खला था जिसकी वजह से कराची में लिसानी बुनियादों पर सियासत का आगाज हुआ। 1986 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वतन वापस आई तो अहलियान लाहौर ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। 90 की दिहाई में इक़्तिदार की कशमकश जारी रही और उसी दौरान 2 बार नवाज शरीफ और 2 बार बेनजीर भुट्टो वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, मगर सियासी अदम बर्दाश्त के बायस एक बार फिर फौजी इक़्तिदार की राह हमवार हो गई।
जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बलूचिस्तान के जफरुल्लाह जमाली को वजीर आजम बनाया गया, मगर वो हुकूमत भी ज्यादा देर कायम न रह सकी। अदलिया मुखालिफ तहरीक के बायस जनरल परवेज मुशर्रफ का इक्तदार में रहना मुश्किल होता चला गया। उस दौरान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत भी उनकी हुकूमत को कमजोर करने का बायस बनी और जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में आ गई और यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बन गए। 8 अप्रैल 2010 को कौमी असम्बली ने 18वीं आईनी तरमीम मंजूर करके आइन का पार्लिमानी तशख्खुस बहाल किया और सूबाई खुद मुख्तारी का 40 साल पुराना वादा पूरा कर दिया। उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत में नुमाया कुव्वत बन के उभरी। मेमो गेट स्कैंडल, धरने, डॉन लीक्स, पैनामा केस, आरटीएस का इन्हदाम, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की गूंज से गुजरता हुआ पाकिस्तान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां मईशत में एक बार फिर इस्तेहकाम के आसार हैं, डॉलर की कदर में ठहराव है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की उम्मीद की जा रही है। गोया तवील सियासी और मौशी उतार चढ़ाव के बाद मुल्क एक ऐसे दौराहे पर है जहां से एक नए सफर का आगाज मुमकिन है, मगर यह उसी सूरत में मुमकिन है कि माजी की गलतियों को दोहराने से गुरेज किया जाए। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।